हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज आपका होस्ट विकास शर्मा। आज हम लोग बात करेंगे किसान कोटा प्लॉट के बारे में कि किसान कोटा की क्या कहानी है, और स्पेशली आज का जो टॉपिक है वो है जीपीए, कि जीपीए कहां तक हमारे लिए सही है, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज एंड कॉल इसी के ऊपर आती हैं कि भैया प्लीज इसके बारे में बताइए। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट दैट कि किसान कोटा होता क्या है। मैं कई बार पुरानी वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन ये उनके लिए जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। किसान कोटा है जिन किसानों की यमुना अथॉरिटी में जमीन गई है, उनको उस जमीन के एवज में 7% के लैंड पार्शल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की 1000 मीटर अथॉरिटी ने एक्वायर किए तो उसको उसका 7% यानी कि 70 मीटर का प्लॉट बना। किसी की 2000 है तो उसको 140। इसी तरीके से जितना जमीन है उसको मल्टीप्लेक्स बाय 7 एंड डिवाइड बाय 100, तो जो उसका बना वो उसका 7% एरिया उसको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि यमुना, और खाली यमुना में ही किसान कोटा है या ग्रेटर नोएडा, नोएडा में भी है। देखिए, यमुना, ग्रेटर नोएडा और नोएडा ये एक अथॉरिटी है जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्निंग बॉडी है, मतलब एक शासन के एक्ट के द्वारा ये बनाई गई है। यहाँ पर पहले कुछ नहीं था। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी ये सिर्फ गांव थे, गांव की जमीनें थी, खेती की जमीनें थी। उन खेती की जमीनों को एक मैपिंग किया गया, एक सर्वे किया गया। एक उस सर्वे में उस जमीनों को एक्वायरिंग करने के लिए गवर्निंग अथॉरिटी बनाई। उस अथॉरिटी ने बहुत सारी सिफारिशें, बहुत सारी चीजों पे काम किया। उन्होंने देखा कि अगर हम लैंड एक्वायर करेंगे तो हमको किसानों के मुद्दे भी आएंगे। अब जिनकी जमीनें जाएंगी, जिनके घर चले गए, जिनके खेत चले गए, उनके पास बचा क्या? कुछ नहीं। तो उनको अथॉरिटी ने ये प्रोविजन किया है कि जो वो मास्टर प्लान बना रही है, जो वो सेक्टर्स बना रहे हैं, तो उन सेक्टर्स का उन लोगों को भी फायदा मिलना चाहिए जो वहां के निजी निवासी हैं, जो वहां के ग्रामीण हैं। उसी स्थिति को देखते हुए अथॉरिटी ने, सरकार ने यह मंशा की कि भाई इनको इनके आसपास ही लगाया जाए। इन किसानों के प्लॉट इनको एक 7% का टुकड़ा दिया जाए। तो पहले ये 5% था, 4% था, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, और अभी प्रोसेस में 10% की चल रही है। हालांकि अभी तक हुआ नहीं है, यानी कि जितनी मीटर ले जाएगी उसका 10% दिया जाएगा। तो उन लोगों को गांव के आसपास ही बसाया गया, और उस सेक्टर के आसपास बसाया गया जिस सेक्टर्स में इन्होंने मास्टर प्लान में डेवलपमेंट का काम करने की शुरू की है। तो ये है किसान कोटा की कहानी कि किसान कोटा है क्या। हर अगर मैं बात करूं अथॉरिटी की, जैसे ग्रेटर नोएडा, नोएडा और यमुना, तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बहुत अलग रेट है, बहुत ज्यादा हाइक है। नोएडा में ग्रेटर नोएडा से भी ज्यादा हाई है। तीसरी बात, यमुना आज की डेट में राइजिंग अथॉरिटी है, एक अपने को कह सकते हैं कि डेवलप कर रही है, अपने आप को आगे ले जा रही है। तो यहाँ के रेट भी ऐसे ही बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे यहाँ का डेवलप हो रहा है वैसे वैसे यहाँ के रेट बढ़ रहे हैं। आपको सेक्टर, हर सेक्टर में किसान कोटा के प्लॉट मिल जाएंगे। बहुत लोग पूछते हैं कि सर किस सेक्टर में चीजें हैं। अब मैं अगर बेसिकली यमुना की बात करूं तो यमुना के सेक्टर 18, सेक्टर 20, सेक्टर आपका 29, सेक्टर 32, सेक्टर 33, सेक्टर आपका 25, 17, 16, मतलब जहां जहां गांव आ रहे हैं वहां वहां किसान कोटा के प्लॉट आपके लिए अवेलेबल है। बाकी उसकी लोकेशन, उसके आसपास के अम्यूनिटीज को देखते हुए वहां के रेटों में डिफरेंस है। ठीक है, अब बात करेंगे कि किसान कोटा में डॉक्यूमेंटेशन अभी क्या होता है। अगर मैं बात करूं ग्रेटर नोएडा और नोएडा की, तो यहाँ पर प्रॉपर टीएम खुला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर किसान कोटा के प्लॉट पहले से ही डेवलप्ड है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं यमुना अथॉरिटी की, तो यमुना अथॉरिटी में अभी प्लॉट डेवलप नहीं है, जिसके कारण वहां पर टीएम नहीं ओपन है। सिर्फ यही कारण है यमुना अथॉरिटी का कि रजिस्ट्री ओपन नहीं है। अब रजिस्ट्री ओपन क्यों नहीं कर रही, ये भी क्वेश्चन आता है। भैया वो इसलिए नहीं कर रही है कि आप कोई प्लॉट ले लेते हैं, मान लो मैंने आपके नाम रजिस्ट्री कर दी, या मैंने ये फला कागज लिख दिया कि ये प्लॉट आपका है। आप क्या बोलेंगे कि भाई जी मेरे को कल घर बनाना है, मेरे को रास्ता चाहिए। अब उस ब्लॉक में पर्टिकुलर 10 प्लॉट बिके हैं या 12 प्लॉट बिके, तो 12 ने क्लेम डाल दिया कोर्ट में जाके कि हमने पैसा दिया, हमने वाटर सीवर सब चीज पे किया, हमको डेवलपमेंट चाहिए, हमको रोड बना के दो। अब अथॉरिटी आपसे लड़ेगी, डेवलपमेंट करेगी, या कोर्ट केस में जाएगी। तो होगा क्या कि वो एरिया ही आपका एक विवादित हो जाएगा। तो अथॉरिटी इसी विवाद से बचने के लिए पहले वहां प्रॉपर डेवलप करती है, देन वो मैपिंग करके मैप बना के फिर आपको अलॉट करती है, ताकि आपका कोई विवाद रहे नहीं, आपको कोई टेंशन ही ना हो। तो इसलिए अभी अथॉरिटी ने डेवलप नहीं किया है, तो वहां पर अथॉरिटी ने आपको रजिस्ट्री भी नहीं ओपन की है। अब उस स्थिति में हम लोग कैसे खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने चीजें 3000 रुपए मीटर से बेची हैं, जो आज एक बहुत अच्छा कह सकते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी पे लगभग लगभग 10 से 20 गुना बढ़ोतरी हुई है चीजों में। ठीक है, तो अब आप खरीद कैसे सकते हैं? आप खरीद सकते हैं एग्रीमेंट टू सेल,
रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल बनता है, एक आपकी जीपीए है। पहले जीपीए रजिस्टर्ड नहीं होती थी, सिंपल 10-15 हजार रुपए के फॉर्मेट में वो चीजें बन जाती थी। एक आपकी होती है विल, तीसरी चीज। अब जीपीए का खेल समझिए कि जीपीए क्या है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। एक अटॉर्नी दे दी जाती है किसी एक व्यक्ति के द्वारा, ओनर के द्वारा, कि इस फला व्यक्ति को ये अटॉर्नी देता हूं कि जब भी रजिस्ट्री ओपन होगी ये व्यक्ति आएगा, आपके नाम टीएम कर देगा, आपके नाम अटॉर्नी कर देगा। ये होता है रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। मतलब अटॉर्नी को रजिस्टर्ड कराना, पहले अनरजिस्टर्ड होती थी, अब रजिस्टर्ड होने लगी। स्पेशली अब रजिस्टर्ड होने में 8% की ड्यूटी लगती है, जो एक मोटा मोटा अलग से खर्चा होता है। यानी कि जितना खर्चा आप एग्रीमेंट टू सेल का करा रहे हैं उससे और डबल का खर्चा आपका अटॉर्नी में लगता है। तो अटॉर्नी उनके लिए बेस्ट है जो एनआरआई है, जो देश से बाहर रहते हैं, जिनको मतलब रोज नहीं आ सकते हैं। तो उन लोगों ने अटॉर्नी अपने किसी खास व्यक्ति को दी हुई कि भाई हमारी एब्सेंस में इफ हम सेल करना चाहते हैं भविष्य में, तो आप इसके लिए मतलब पावर है, तो यू कैन सेल देम एंड यू कैन साइन देम, तो आप आसानी से बेच सकते हैं। तो उनके लिए बहुत बेस्ट है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए रहे तो आप सिंपल, आपके लिए सबसे बेस्ट और वैलिड और सिक्योरिटी वाला जो डॉक्यूमेंट है, फुल प्रूफ वाला, वो एग्रीमेंट टू सेल है, जो कि रजिस्टर होता है। एग्रीमेंट टू सेल भी दो टाइप का है। एक 100 रुपए के स्टाम्प पे लिख दिया कि भाई मैंने चीजें खरीदी, आपके नाम कर दी, तो 100 रुपए के स्टाम्प पे लिख दिया इतने में हमारा सौदा हुआ, इतने मीटर का प्लॉट है। एक होता है रजिस्टर्ड, आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे, बायोमेट्रिक होगी आपकी, फार्मर के जितने बच्चे उनकी, ठीक है, प्रॉपर एग्रीमेंट बनेगा, 2% स्टैंप ड्यूटी जाएगी, 0.5% की रसीद कटेगी। उसके बाद आपका नाम, अब आपको ये कि भाई मैंने प्लॉट ले लिया, एग्रीमेंट हो गया, लेकिन भाई मैं श्योर कैसे हूं कि मेरा ही प्लॉट हो गया, है ना, जिसे हम लोकल भाषा में कहते हैं मोटेशन टाइप का, और टीएम इस तरीके से हम बोल देते हैं। तो आप कैसे श्योर होगे? तो आप जो उत्तर प्रदेश की राजस्व की वेबसाइट है वहां पे जाके सर्च रिपोर्ट होती है, उस सर्च रिपोर्ट में आपका नाम आता है कि आपने इस किसान से लिया है, ये आपका नाम है। ये पूरी प्रोसेस होगी एग्रीमेंट, जीपीए और विल की। अब हम बात करें कि आपको प्लॉट लेने में कहां प्रॉफिट है, कहां फायदा है। देखिए दोनों तरीके की प्रॉपर्टी, अगर आप लोन लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुझको लोन पे चाहिए, तो आप रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। अगर आपके पास बजट है, बजट थोड़ा कम भी है और आप लोन नहीं लेना चाहते, तो आपके लिए मैं खुद की तरफ से सजेशन दूंगा कि आप अनरजिस्टर्ड किसान कोटा के प्लॉट है यमुना वाले, उनमें लीजिए। अगर आप ये कहते हैं कि भैया कल को आना है, रजिस्ट्री करानी है, टीएम कराना और नेक्स्ट डे उस पर नींव रखनी है, भैया मकान बनाना है, रेंट पे छोड़ना है, पीजी बनाना है, गेस्ट हाउस बनाना है, बड़ा साइज है तो भाई मेरे को मैरिज हॉल टाइप का बनाना है, मेरे को कोई बैंक के लिए देना है, मेरे को कुछ भी करना है, मतलब 18 से 20 प्रकार की ऐसी एक्टिविटी है कमर्शियल जो आप वहां इजीली कर सकते हैं, जो बायलॉज में स्पेशली है। अगर आप ये देखना चाहते हो तो आप ग्रेटर नोएडा के किसी भी बायलॉज में आप देख सकते हैं। तो आप लीजिए फिर ग्रेटर नोएडा में, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में आज की डेट में डेवलप्ड है भाई, वाटर, सीवर, पोल लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी आई हुई है, इवन आसपास के आस पड़ोस में वो चीजें हो रही हैं, कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। तो आपको अगर ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए तो आप ग्रेटर नोएडा मूव ऑन करिए। आप चाहते हैं कि मेरे को भाई ऐसी लोकेशन दे दो, मैं बैंक ओपन करना चाहता हूँ, मैं तो कुछ भी उसमें लगाना चाहता हूँ, तो जैसी आप प्रॉपर्टी लेंगे उसी प्रॉपर्टी के वैसे रेट होंगे। और कह सकते हैं कि देखो बिलियनर जो होते हैं, जो मिलियनर होते हैं ना, उनके एक माइंडसेट होता है आम लोग, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे रेजिडेंशियल में। रेजिडेंशियल की भी जरूरत होती है, हर किसी का सपना अपने घर होना चाहिए, बहुत अच्छे, लेकिन हम अगर इन्वेस्टमेंट करते तो हम जाते रेजिडेंशियल में कि हाँ 8-10 साल भाई ठीक है ले लेंगे, लोन वोन करके कर लेंगे। लेकिन जो मिलियनर माइंडसेट होता है ना, वो जाता है कमर्शियल प्रॉपर्टी में। क्यों? उसको पता है कि उसका कितना रेट आएगा। अगर आप रेंट को भी कैलकुलेट करोगे तो रेजिडेंशियल और कमर्शियल को दोनों को भी आप उनकी कैलकुलेशन करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप कमर्शियल वाला हमेशा प्रॉफिट में रहेगा। तो ये कमर्शियल प्लॉट है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर बजट अच्छा है, कम समय में अच्छा रिटर्न चाहते हैं, आपका बजट 2 करोड़ 2.5 करोड़ के समथिंग है, तो आप लोग 300 मीटर में जाइए। बहुत सारी इन्वेंट्री अपने पास अवेलेबल है, बहुत सारे प्लॉट है, और आने वाला टाइम आपके लिए है। जो भी इन्वेस्ट करने चाहते हैं उनके लिए ही ये समय है, और बहुत अच्छे दौर से आप गुजर रहे हैं। आप ठीक इस तरीके के समय से गुजर रहे हैं जिस टाइम 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी। केंद्र में उनकी सरकार आते ही यमुना की प्रॉपर्टी का जो बूम अप हुआ था, जो हमने अपनी आंखों से देखा था, ठीक ऐसा ही दौर पुणे आने वाला है। तो समय रहते भैया इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि भाई कितना कितना रेट जाएगा चुनाव की घोषणा होने के बाद और चुनाव संपन्न होने के बाद। और जब नरेंद्र मोदी जी शपथ ले रहे हैं, उस शपथ लेते लेते टाइम रेट ऐसे बढ़ रहे थे कि जैसे शेयर मार्केट जा रही है।
तो भैया मार्केट तो बहुत बूम अप होगी। अगर आप निवेश करना चाहते हैं, बहुत अच्छा दौर है। आपकी कोई भी क्वेरी है, इवन आप फर्स्ट टाइम आए हैं, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा आइडिया लगेगा, क्योंकि यमुना में हम लोग फेयर चीज बताते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि हम किसी के पॉइंट ऑफ व्यू, हम सोचते हैं सिर्फ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप सोच रहे हैं। क्योंकि मैं खुद को जब भी मैं इवन वीडियो बनाता हूँ, देखो मैं अपनी बात बताऊं, औरों की मैं नहीं जानता कि वो लोग क्या सोच के बनाते हैं, किस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, और ना मैं कभी किसी से कंपैरिजन करता हूं। तो लेकिन मैं अपनी एक चीज बताता हूँ कि जब भी मैं किसी भी कंटेंट पे सोचता हूं ना, तो मैं ये सोचता हूँ कि एज ए बायर मेरी क्या तो क्वेरीज होती है, एज ए बायर मैं डॉक्यूमेंटेशन में कैसे मजबूत हूं, और एज ए बायर मैं कैसे खुद को कनेक्ट कर पाऊं या कैसे मैं समझ पाऊं। तो मेरा अपना मानना है और मेरी ये उम्मीद है कि आप इस चीज से कनेक्ट करते होंगे जो मैं आपको बताता हूँ। फिर भी मैं वीडियो के एंड में हर बार यही कहता हूं कि आपको जो भी उचित लगता है, आपको लगता है कि विकास भाई आप ये चीज अपने आप में थोड़ी और चेंजेस करो, या हमें ये चीज समझ में नहीं आई है, आप इस पर थोड़ा फोकस करो, तो मैं वो चीज भी आपको बताने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि सारी चीजें स्टडी करने के बाद, पढ़ने के बाद, 100 वीडियो देखूंगा तब एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, ग्राउंड पे जाऊंगा, चीजों को पढ़ूंगा, आपकी कमेंट्स पढ़ूंगा, फिर इतनी सारी को इकट्ठा करके आपको 7-8 मिनट में देने का मेरा प्रयास रहता है। फिर भी अगर कुछ भी त्रुटि रह जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हमारे दर्शक यानी कि आप और हमारा परिवार, आप ही हमारे बहुत बढ़िया कह सकते हैं कि आलोचक होते हैं, और उस चीज की समीक्षा करते हैं, रिव्यू करते हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मेरा नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, कोई भी क्वेरी है आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। इवन शाम के समय जब तक मेरी वीडियो अपलोड होती है, 6 आई थिंक 5:30 के अराउंड मेरी वीडियो अपलोड हो जाती है, तो उसके बाद मैं 6 बजे के बाद थोड़ा एक्सरसाइज जिम के लिए जाता हूँ, तो आपका फोन नहीं उठा पाता हूँ, तो इवन मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।